हाय गाइस, वेलकम टू आवर चैनल ट्रस्ट स्टडी प्लेस। दोस्तों स्वागत है आपका फिर से हमारे यूट्यूब चैनल ट्रस्ट स्टडी प्लेस पे। दोस्तों मैं आज आपके सामने सोशल साइंस की सेकेंड यूनिट लेकर आया हूँ, जिसमें से मैं आपको 5 इम्पोर्टेंट क्वेश्चन बताने वाला हूँ जो आपके एग्जाम 2021 के लिए काफी महत्वपूर्ण है। और दोस्तों ये ऐसे प्रश्न हैं जिन पर हमने काफी विचार किया, सोचा, समझा और विगत 5 वर्षों के पेपर उठाकर देखे और उसमें से हमने पाया कि यह प्रश्न परीक्षा की दृष्टि से काफी इम्पोर्टेंट है। दोस्तों मैं आपको एक इन्फॉर्मेशन देना चाहता हूँ। आपका मैंने जो रिड्यूस सिलेबस है वो भी अपलोड कर दिया गया है और हमें एक ब्लूप्रिंट मिला है माध्यमिक शिक्षा मंडल के माध्यम से जो वर्ष 2021 के लिए है। उसके अकॉर्डिंग यदि हम देखें तो हमारा जो ये यहाँ पे लिखा हुआ देखिए आप, चैप्टर कौन सा है, 6 है और यूनिट है 5th है, जिसका नाम है प्राकृतिक आपदाएं और आपदा प्रबंधन। तो दोस्तों इसमें इस बार ब्लूप्रिंट में हमें ये भी बताया गया है कि कौन से चैप्टर से एक वाक्य का प्रश्न आएगा, कौन से चैप्टर से सही जोड़ी आने वाली है और सत्य सत्य कहाँ से आने वाला है और 2 अंक का प्रश्न कहाँ से आने वाला है, 5 अंक का प्रश्न कहाँ से आने वाला है। तो दोस्तों यदि हम इस यूनिट की बात करें तो दोस्तों इसमें आप देखेंगे एक वाक्य में उत्तर 1 नंबर का, सही जोड़ी आप देखेंगे 1 नंबर की, सत्य सत्य यहाँ से 1 आने वाला है, साथ ही साथ 2 अंकों का एक प्रश्न आने वाला है और 5 अंक का भी एक प्रश्न आने वाला है। मतलब आपके पास 3 ऑब्जेक्टिव आने वाले हैं, साथ ही 2 अंक का एक प्रश्न आने वाला है और 5 अंक का एक प्रश्न आने वाला है। कुल मिला के 10 अंक का यह चैप्टर, यह यूनिट आपकी कंप्लीट होती है। तो दोस्तों हम चलते हैं क्वेश्चन की ओर। आप देखिए क्वेश्चन हमारा है प्राकृतिक आपदाओं और मानवकृत आपदाओं को उदाहरण सहित समझाइए। अब मैं सबसे पहले आपको ये बता देता हूं कि आपदाएं क्या होती है। तो दोस्तों ऐसी विपत्ति जो मानव के जीवन को अस्त व्यस्त कर दे और मानव के जीवन में भौतिक रूप से क्षति पहुंचाए, इसे हम बोलते हैं आपदा। आपदाएं 2 प्रकार की होती है, एक होती है प्राकृतिक आपदा और एक होती है मानव निर्मित आपदा। एक होती है नेचुरल डिजास्टर और एक होती है मैन मेड डिजास्टर। तो दोस्तों यहाँ से आपको एक जो ऑब्जेक्टिव मिलने वाला है वो काफी इंपॉर्टेंट है। यहाँ पर देखिएगा आप, आपके लिए मैं यहाँ से एक ऑब्जेक्टिव बताने वाला हूँ। तो मैंने अभी जो बोला है कि आपदाएं 2 प्रकार की होती है, एक होती है आपकी प्राकृतिक आपदा और एक होती है मानव निर्मित आपदा। एक होती है आपकी नेचुरल डिजास्टर और एक होती है मैन मेड डिजास्टर। तो दोस्तों प्राकृतिक आपदाएं जो प्रकृति के द्वारा घटी जाती है, मतलब कि जो प्रकृति के द्वारा जो आपदाएं आती है उसे हम बोलते हैं प्राकृतिक आपदा। अब प्राकृतिक आपदाएं कौन कौन सी होती है दोस्तों? जैसे बिजली का गिरना, भूस्खलन होना, बाढ़ का आना, सूखा पड़ना, ये सब कौन सी होती है? प्राकृतिक आपदाएं होती है। तो मानव निर्मित आपदाएं क्या होती है? अब दोस्तों मानव निर्मित ऐसी आपदाएं होती है जैसे रोड एक्सीडेंट, परमाणु बम का फूटना या कोई गैस का लीकेज होना। तो यदि आप मध्य प्रदेश में एक उदाहरण देखें तो भोपाल में गैस त्रासदी हुआ था, ये कैसी डिजास्टर थी? मैन मेड डिजास्टर थी। दोस्तों अभी आप देख रहे हैं कोरोना महामारी विश्व को घेर के रखा है, एक बायोलॉजिकल मतलब कि जीवाणुकृत आपदा है। तो दोस्तों ये आपदाएं मैंने आपको बता दी, एक प्रकृति द्वारा दी गई आपदा और एक मानव द्वारा निर्मित आपदा। तो दोस्तों रोड एक्सीडेंट है और ट्रेन एक्सीडेंट है, आग का लगना, ये सब मानव निर्मित आपदाएं हैं। तो दोस्तों हम इस प्रश्न को समझ चुके हैं कि प्राकृतिक आपदा और मानवकृत आपदाओं को उदाहरण सहित समझाइए। तो मैंने आपको आपदा की परिभाषा और यह प्रश्न यहाँ पर आसानी से बता दिया है। अब हम चलते हैं हमारे मेन जो 5 स्टार हमारा क्वेश्चन है। यह परीक्षा में बहुत ही ज्यादा दोस्तों पूछा जाता है, आप इसको तो याद कर ही लीजिए। सूखा और बाढ़ किसे कहते हैं? फ्लड एंड ड्रॉट। फ्लड मिस होता है बाढ़ और ड्रॉट मिस होता है सूखा। तो दोस्तों सूखा पहले हम समझ लेते हैं। सूखा से मतलब होता है, आप सब समझते ही हैं सूखा क्या होता है। तो दोस्तों ऐसा क्षेत्र, ध्यान से सुनिएगा, ऐसा क्षेत्र जहां पर 25% से कम बारिश या लगातार 2 वर्षों तक, ध्यान से सुनिएगा, ऐसा क्षेत्र जहां पर 25% से कम बारिश या लगातार 2 वर्षों तक 50% से कम बारिश होती है, तो ऐसा क्षेत्र सूखे के अंतर्गत आता है। तो दोस्तों यहाँ से एक प्रश्न आता है कि सूखे के कारण। तो दोस्तों सूखे के कारण क्या है? तो इन सब को हम आसानी से जानते हैं। इसमें सोशल साइंस में आपको बहुत ज्यादा रटना नहीं है, जो हमारे आसपास जो घटनाएं होती है उसके अकॉर्डिंग ही आपको आंसर
देना है। तो दोस्तों सूखे के लिए जो प्रमुख कारण है सामुदायिक वनों का विनाश। हम सामुदायिक रूप से वनों का विनाश करें, मतलब यदि हमें कोई इंडस्ट्री बनाना है, कोई सिटी बनाना है, तो हम डायरेक्ट क्या करेंगे, शहरों को विकास करना है तो हम वनों का सामुदायिक रूप से विनाश करते हैं, मतलब कि अधिक से अधिक मात्रा में हम वनों का विनाश कर देते हैं। तो दोस्तों सामुदायिक वनों का विनाश और साथ ही साथ फसल चक्र में तीव्र परिवर्तन, फसल चक्रों में हम तीव्र परिवर्तन करते हैं। और उसमें क्या होता है, थर्ड है जल संसाधनों के दोहन की दोषपूर्ण व्यवस्था। हमारे जो भी जल के संसाधन है, मतलब जल के संसाधन जैसे कुआं है, ट्यूबवेल है, नलकूप है, तालाब है, तो हम इसका दोषपूर्ण दोहन करते हैं। मतलब कि यदि किसी को सिंचाई के लिए पानी चाहिए तो वह तालाब से पानी ले लेता है। हमारी जो पवित्र नदियां है जैसे नर्मदा, और हमारे यहाँ जो कुएं हमने पानी पीने के लिए खोदे थे उसमें अब किसान भी क्या करने लगे, सिंचाई करने लगे हैं। तो दोस्तों इसे हम बोल सकते हैं जल संसाधनों के दोहन की दोषपूर्ण व्यवस्था। फोर्थ पॉइंट है इसमें सिंचाई के पारंपरिक स्रोत कुआं तालाब की उपेक्षा। हम इन चीजों की क्या करें दोस्तों, उपेक्षा करें। जैसे मैंने आपको अभी बताया है, तो हम कुआं तालाब की उपेक्षा कर रहे हैं, मतलब हम इसे इग्नोर कर रहे हैं, इनको हम संजो के नहीं रख रहे हैं, इनका ध्यान हम नहीं रख रहे हैं। तो दोस्तों इनकी उपेक्षा करना भी सूखे का कारण है। और दोस्तों सूखा एक प्रकार की बहुत ही बड़ी आपदा है। आप इसकी परिकल्पना भी नहीं कर सकते कि पानी के बिना और हम सूखे के साथ कैसा जीवन व्यतीत कर सकते हैं दोस्तों। तो मैं यदि इसे सोचूं तो भी मुझे गंभीर, तो दोस्तों मैं ऐसा सोचूं तो भी मैं काफी खो जाता हूं। इसलिए मैं अब आपको लेके चलता हूं अगले पॉइंट पर। तो अगला पॉइंट है हमारा, यहीं से बाढ़ किसे कहते हैं। तो हम उठाते हैं ये वाले प्रश्न को, यह एक ही प्रश्न है, सूखा और बाढ़ किसे कहते हैं। तो दोस्तों यह प्रश्न आपका 5 अंकों के लिए काफी कंफर्टेबल है। तो बाढ़ किसे कहते हैं दोस्तों, यदि कहीं पर जल भराव होता है, ऐसा क्षेत्र जहां पर वर्षा के दिनों में ज्यादा से ज्यादा जल भराव होता है और पानी निकास की व्यवस्था नहीं होती है, तो ऐसे क्षेत्र में हम बोलते हैं कि यहाँ पर बाढ़ आ गई। तो यही बाढ़ की परिभाषा है कि ऐसा क्षेत्र जहां पर ज्यादा से ज्यादा जल भराव हो जाता है, वो पानी निकासी की जगह नहीं होती है, और जिससे मानव जीवन अस्त व्यस्त हो जाता है, उसे हम बाढ़ कहते हैं। तो बाढ़ के कारण क्या है दोस्तों, अब हम कारण देखते हैं। तो पर्यावरण विनाश और मृदा अपरदन। मृदा अपरदन होने के कारण जो पानी होता है नदियों का, वो शहरों की तरफ चला जाता है और अपना रास्ता नया बना लेता है, जिससे बाढ़ आने के कारण हो जाते हैं। तो पर्यावरण का जो विनाश है, ये दोनों कारण एक साथ आप लिख सकते हैं। निर्माण कार्यों से पानी निकास में व्यवधान। अब हम जो कंस्ट्रक्शन नया नया कर रहे हैं, जैसे कि जहां से नदी का पानी का बहाव था वहां पर हमने बड़ा सा पुल बना दिया है, बड़ी सी सड़क बना दी है, और हमने यदि वहां पर कोई नया इंफ्रास्ट्रक्चर लगा दिया है, कोई नया भवन बना दिया है, तो पानी के निकास में व्यवधान होगा। तो दोस्तों वह कहीं न कहीं बाढ़ का रूप ले लेगा। अब अगला है बांध, तट बांध या बैराज का टूटना। तो दोस्तों बांध, तट बांध या बैराज का टूटना, तो नदी पर जो भी बांध बने हैं उनके टूटने से जब पानी एक साथ बह जाता है तो तब भी बाढ़ की स्थिति होती है। और फोर्थ है भूस्खलन होना। भूस्खलन का मतलब होता है लैंड स्लाइड, मतलब कि जब पहाड़ों के साथ मिट्टी का बहुत बड़ा भाग एक साथ टूट जाता है तो उसे हम बोलते हैं भूस्खलन, या इंग्लिश में बोले तो लैंड स्लाइड। अब हम दोस्तों अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। बाढ़ आपदा के उत्तरदायी कारकों का वर्णन कीजिए तथा नियंत्रण के उपाय लिखिए। यदि आपको यह प्रश्न मिलता है 2 अंकों में, तो दोस्तों आप यहां से इसके कारण आसानी से लिख सकते हैं। बाढ़ आपदा के उत्तरदायी कारकों का वर्णन कीजिए तथा नियंत्रण के उपाय लिखिए। तो दोस्तों ये इसके कारण है और इसी का आप नियंत्रण भी लिख सकते हैं। नियंत्रण मतलब कि इनका सुझाव आप अपने मन से दे सकते हैं कि हमें पर्यावरण का विनाश नहीं करना चाहिए, निर्माण कार्यों से पानी को जो निकास में व्यवधान होता है उसे कम करना चाहिए, और लोगों को हमें सलाह देना चाहिए कि नदी के किनारे अपने मकान ना बनाए, और पानी का जो भी मार्ग है तो उसमें हमें कभी भी व्यवधान नहीं देना चाहिए। दोस्तों आज का जमाना टेक्निकल का जमाना आ गया और लोग दिन पे दिन पानी के साथ छेड़छाड़ कर रहे हैं। पानी के साथ छेड़छाड़ का मतलब कि पानी का जो भी मार्ग है उसको कहीं न कहीं बदल रहे हैं। तो दोस्तों यह बाढ़ का रूप ले सकता है, काफी गंभीर हमारे लिए आपदा हो सकती है। अब यदि हम चौथा प्रश्न देखें, बाढ़ नियंत्रण के उपाय बताइए, तो दोस्तों मैंने अभी आपको बताया है, प्रश्न 2019 में पूछा गया है। तो मैंने आपको अभी बताया है कि इसके कौन कौन से उपाय हो सकते हैं। दोस्तों अगला जो प्रश्न है वह आपको चौंका देने वाला है, क्योंकि यह प्रतिवर्ष परीक्षा में पूछे जाने वाला प्रश्न है। आप एक बार यहाँ पर ईयर देख लीजिए, 2013, 2015, 2017 और 2019। इसके साथ साथ 2020 में भी यह प्रश्न आया हुआ है और 2013 से भी पहले यह प्रश्न आया हुआ है, क्योंकि इस चैप्टर से 5 अंक का एक प्रश्न आता ही है। 5 अंक या 4 अंक का इस वर्ष आपको 5 अंक का आने वाला है, तो इसमें काफी इंपोर्टेंट क्वेश्चन होता है।
आपदा प्रबंधन पर लेख लिखिए और आपदा से क्या आशय है, आपदा प्रबंधन के मुख्य तत्व लिखिए। तो दोस्तों आपदा प्रबंधन यदि हम दो भागों में देखें तो आपदा जो हमने देखा जो विनाशकारी होती है, वो प्रबंधन की उसे कम करने वाला जो मैनेजमेंट होता है। तो दोस्तों आपदा प्रबंधन भारत सरकार का एक मैनेजमेंट ग्रुप होता है जो आपदाओं के साथ कुछ मतलब आपदाओं को कम करने की कोशिश करता है। तो दोस्तों इसके जो तत्व होते हैं वो देखिए आप, पहले मैं आपको इसकी परिभाषा बता देता हूं। आपदा प्रबंधन एक प्रकार की क्या होती है, पहले मैं इसकी आपको परिभाषा बता देता हूं। आपदा प्रबंधन एक प्रकार की श्रृंखला होती है, क्रियाकलापों की श्रृंखला होती है जिसका उद्देश्य आपदा से पूर्व, आपदा के समय और आपदा के बाद का प्रबंधन करना होता है। तो दोस्तों इसमें प्रबंधन क्या क्या किया जाता है, तो यह प्रश्न आपको इसका भी मिलेगा कि मुख्य तत्व क्या क्या है। तो ये क्या करते हैं दोस्तों, पूर्व तैयारी करते हैं, ध्यान से सुनिए, पूर्व तैयारी, जवाबी कार्रवाई, उसके साथ पुनर्वास और अगला प्रभाव को कम करना। तो दोस्तों मैं एक एक करके आपको इसका उत्तर समझाऊंगा। तो आपको सबसे पहले तो यहाँ पर आपदा प्रबंधन से क्या आशय है, तो आपको इसकी परिभाषा लिख देना है। अब अगला प्रश्न है आपदा प्रबंधन के मुख्य तत्व है, तो उसमें आप लिखेंगे पूर्व की तैयारी, जवाबी कार्रवाई, पुनर्वास और प्रभाव को कम करना, और ये इसके क्या है, तत्व है। तो दोस्तों आगे यदि हम चले तो हमें इन्हीं को डिटेल में बताना है। आपदा प्रबंधन क्या करता है दोस्तों, पूर्व से तैयारी करके रखता है। पूर्व से तैयारी का अर्थ यह हुआ कि जैसे कहीं आपदा आने वाली है, अब यदि हम उदाहरण ले ले तो दक्षिणी क्षेत्र में तूफान आने वाला है, तो पूर्व में ये अलर्ट रहता है, पूर्व से इसको पता रहता है, तो आसपास के क्षेत्र को खाली करा लेते हैं। तो ये होगी हमारी पूर्व तैयारी, लोगों को सूचना दे देते हैं कि आप समुद्र की तरफ ना जाएं और गांव को खाली करा लेते हैं, तो ये पूर्व तैयारी हो गई। अब दूसरी जवाबी कार्रवाई, तो उस समय एनडीआरएफ, दोस्तों आपदा प्रबंधन का मेन जो होता है भारत में वो होता है एनडीआरएफ। तो दोस्तों एनडीआरएफ ही आपदा प्रबंधन को मैनेज करता है और यही हमारी जो विपत्ति के समय होता है उसमें मदद करता है, जैसे कि बाढ़ आना, आग लग जाना या कोई भी बड़ी दुर्घटना हो जाना, तो उस समय हमें एनडीआरएफ के जो हमारे देश के जवान होते हैं वो हमारी मदद करने के लिए तत्पर रहते हैं। तो जवाबी कार्रवाई भी ये लोग देने के लिए तैयार होते हैं। साथ साथ पुनर्वास, पुनर्वास मतलब आपदा प्रबंधन का एक काम है कि जहां भी घटनाएं घट गई है उसके कारण जो भयावह स्थिति हो जाती है, जैसे हमारी साथ ही साथ जो फिजिकल जो लॉस होता है, मतलब कि भवन का टूटना, मकान टूटना, सड़क टूटना, पुल का बह जाना, तो ये पुनर्वास की भी व्यवस्था आपदा प्रबंधन करती है, मतलब इनको व्यवस्थित करने का काम भी करते हैं। और प्रभाव को कम करना, मतलब कि जब भी यह हमारे साथ घटना घटती है तो उस समय जो मतलब कि करंट में जो स्थिति होती है उसके प्रभाव को कम ये करती है। जैसे कि यदि हम एक उदाहरण ले ले तो आपके यहाँ जैसे आग लग जाती है, तो आग जब लगी है तो उसके प्रभाव को हम कैसे कम कर सकते हैं, ये आपदा प्रबंधन का कार्य होता है। तो दोस्तों अभी आप देख रहे होंगे कोरोना महामारी, तो कोरोना महामारी भी एक प्रकार की क्या है, बहुत ही बड़ी महामारी के रूप में एक आपदा है। तो दोस्तों आपदा प्रबंधन ने ही इसे काफी अच्छे से मैनेजमेंट किया है। तो आपदा प्रबंधन की ही सलाह थी कि ये 3 महीने का लॉकडाउन लगाया जाए। तो जब लॉकडाउन लगा तो इससे स्थिति क्या हुई, कंट्रोल में हुई, तो हम बोल सकते हैं प्रभाव को इसका थोड़ा सा कम किया। तो यही दोस्तों आपके साथ था। एक अगला प्रश्न और आता है जो परीक्षा की दृष्टि से तो काफी इंपोर्टेंट नहीं है, लेकिन सुनामी क्या है। तो दोस्तों सुनामी भी एक प्रकार का क्या होता है, जब समुद्र में हलचल होती है तो 15-15 फीट की जो लहरें आती है जो शहरों की तरफ बढ़ती है, तो उसे हम बोलते हैं सुनामी। तो दोस्तों यह गुजरात में काफी भयावह रूप में आई थी। तो मैं आपको पुनः बता देता हूँ कि यहाँ से जो मैंने आपको 5 स्टार क्वेश्चन बताए सिर्फ 2 बताए, यदि आप इस 2 को कर लेते, यदि आप एवरेज स्टूडेंट है तो आप इन दोनों प्रश्नों को अच्छे से कर लीजिए। और यदि आप 95 प्लस लाना चाहते हैं तो आप इन सभी जो 6 प्रश्न है, 6 में से आप देखेंगे कि परीक्षा में आपको 5 अंक के और 2 अंक में एक एक प्रश्न, इन 6 में से तो 101% मिलने वाला है। तो दोस्तों यदि आपको मेरा वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक कर दीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। और यदि अभी तक आपने हमारे पुराने वीडियो नहीं देखे हैं तो दोस्तों आप चैप्टर 1, चैप्टर 2 के भी वीडियो देख सकते हैं, जहां पर मैंने इंपोर्टेंट क्वेश्चंस बताए हैं। और दोस्तों यदि आप अगला वीडियो भी देखना चाहते हैं तो मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट जरूर करें। थैंक यू फ्रेंड्स।